चलो, तो हमने पॉकेट मनी प्रोग्राम में भी स्मार्ट गोल्स पढ़ा था बच्चों। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर एवरीबडी। स्मार्ट गोल्स में एस स्टूड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टूड फॉर वेरी गुड, मेजरेबल, ए स्टूड फॉर अटेनेबल। भाई आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, इज इट अटेनेबल? हाँ सर, एलन मस्क साहब के लिए अटेनेबल है, बट बाकी किसी के लिए अटेनेबल नहीं है। देयर आफ्टर रियलिस्टिक, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। सबको याद आ गया? चलिए, तो हमारे लाइफ के जो भी गोल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए भाई? स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। ये नहीं कि थोड़े नहाए धोए होंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे। बिना नहाया धोया गोल भी स्मार्ट हो सकता है। ओके, सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड व्हेन। आई नीड मनी टू पे माई कॉलेज फीस इन अ ईयर्स टाइम, बट कब पे करना है ये नहीं पता, तो इट इज नॉट अ स्मार्ट गोल। नीड 50,000 रुपी टू पे माई कॉलेज फी, इट इज अ स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक है। योर गोल शुड बी मेजरेबल सो दैट यू नो व्हेन टू अचीव इट। आई विल पे ऑफ माई डेट्स टू माई फ्रेंड, बट कब नहीं पता। हमने 3,000 रुपए लिया था, 6 महीने के अंदर आप उसे पे कर देंगे, तो दिस इज मेजरेबल। समझ में आ गया? तो जिस चीज को अकाउंटिंग में आप बोलते हैं मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वही चीज यहां पे क्या बन जाती है? मेजरेबल बन जाती है। अटेनेबल, विद इन योर रीच, आई विल सेव मनी, बट हाउ मच आई विल सेव, इट इज 2,000। तो ये अटेनेबल नहीं है, बट दिस इज अटेनेबल। खोपड़े में बात गई। रियलिस्टिक, यू नीड टू मेक योर गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, ताकि आप उसको अकम्प्लिश कर पाए। अगर हम पैसे बचाएंगे तो हम रईस बन जाएंगे, ठेंगा आप रईस बन जाएंगे। रेगुलरली बचाएंगे, अपनी डेट्स को कम से कम रखेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे और सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, ओनली देन यू विल बिकम रिच। टाइम बाउंड, goals with timelines allow you to track your progress. I'll save my money for my vehicle, but how much and in what time? जब आप इस बात पे ध्यान देंगे तभी आपका गोल स्मार्ट होगा या स्पेसिफिक होगा। समझ में आ गया? तो नया नहीं है, इट वॉज जस्ट अ रिविजन चिल्ड्रन। तो कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं, हमारी स्टोरी चल रही थी निखिल और शांतनु की, जिसमें बड़े भैया कौन थे? निखिल। और छोटा चंडाल कौन था? शांतनु। वेरी गुड। सो नाउ यू नो दैट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कैसे गोल्स को अचीव करना है। तो शांतनु कह रहा है आई वुड लाइक टू फाइनेंस माय एजुकेशन एंड देन अ टू व्हीलर। अच्छा हुआ 3 व्हीलर नहीं खरीद रहा, नहीं तो 10 रुपए सवारी स्टेशन से ढोके लाता। निखिल सेज यू शुड राइट योर गोल्स डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू वांट टू अचीव देम, दिस विल हेल्प यू कैटेगराइज देम। तो यहाँ पे एक मेरे पास इमेजिनरी डेटा है। एजुकेशनल गोल इज शॉर्ट टर्म, टू व्हीलर इज मीडियम टर्म, वेकेशन मीडियम टर्म, मैरिज इज लॉन्ग टर्म। अब मैरिज के आगे अगर शॉर्ट टर्म लिख देंगे तो इसका मतलब है बार बार डाइवोर्स, बार बार शादी। एंड हाउस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म। तो मान लीजिए कि आज ईयर चल रहा है लेटेस्ट से 2008, और हम चाहते हैं कि भाई 2011 तक एजुकेशन हो जाए और 5 लाख रुपए इसका खर्चा है। टू व्हीलर 50,000 में मिल जाएगी, बजाज प्लेटिना हो सकती है। और मीडियम टर्म के लिए किससे पैसा मांगेंगे वेकेशन के लिए? पेरेंट्स से। और 1 लाख रुपए चाहिए, विदेश घूमना चाहता है लगता है। हाउस भी अगले 10 साल में आ जाएगा, 10 लाख रुपए में झोपड़ी मिलेगी। और नहीं, हाउस नहीं, सॉरी, मैरिज। बट मैरिज तो 5,000 में हो सकती है सत्यनारायण मंदिर में। और घर चाहिए 60 लाख रुपए का, दैट्स अ लॉन्ग टर्म लोन। तो भाई आज अगर 2008 है, तो आपको पता है कि 2020 आने में कितना टाइम है? 12 साल। और आपको 12 साल में कितने पैसे चाहिए? 60 लाख। अभी तो आप मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 4 साल बाद आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। 12 साल में 4 साल डूब गए तो कितना बचा? 8 साल में कितने पैसे की व्यवस्था करनी है? तो हर साल अगर 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लें, तो आपके पास 60 लाख रुपए इजिली आ जाएगा। हर साल 7.5 लाख रुपए, मतलब महीने का आपको कितना बचाना पड़ेगा? 62,000 रुपीज। मतलब डेली आपको कितना सेव करना पड़ेगा? लगभग 2,000 रुपए। तब जाके आपका घर अपना सपना हो जाएगा अपना। खोपड़े में बात गई। तो अगर आप आज प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो अचीवमेंट होगा। अरे नहीं, अभी तो 35 साल 40 साल उम्र आएगी तब प्लान करेंगे, तब प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप कुछ भी अचीव कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात? सो एजुकेशन इज अ शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। सर ये रिस्क वर्सेस रिटर्न्स क्या होता है? मैं दो तीन चीजें लिखूंगा और आप बताएंगे कहां पे रिस्क ज्यादा है और कहां पे रिस्क कम है, कहां पे रिटर्न ज्यादा और कहां पे रिटर्न कम है। सब लोग तैयार इस बात के लिए? तैयार है भाई? चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। चलो, आप भी लिख सकते हैं। बैंक्स एफडीआर, ठीक,
then we have bonds, then we have gold, then we have real estate, then we have equity, that is stock. सारी बातें समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई भाई? चलिए, तो यू नीड टू आंसर मी, कहां पे रिस्क ज्यादा है और कहां पे रिटर्न ज्यादा है? बताइए भाई। बैंक की एफडी की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? 7%। एंड रिस्क क्या है? जीरो। आपका पूरा का पूरा पैसा हाईली सेफ है, देर इज नो रिस्क। बॉन्ड्स में भी लगभग 7% का आपको रिटर्न मिलेगा, एंड रिस्क फैक्टर इज लोएस्ट। गोल्ड आपको मान लीजिए 10 से 12% रिटर्न देगा, बट रिस्क इज कंसिडरेबल। सर कैसा कंसिडरेबल? अरे सोने का बिस्किट रखा है घर में, चाय के साथ डुबो कोई खा गया तो? चाय के साथ तो डुबो के नहीं खाएंगे, बट चोरी हो गया तो क्या आप चोर से वापस मांग पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सर एक काम करते हैं ना, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। व्हाट? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में एक प्रॉब्लम भी है, द प्रॉब्लम इज ऑफ लिक्विडिटी। अगर आपको टैक्स बचाना है इसे बेच के तो 8 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एल्स आप इसको डीमैट में स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद लें तो आपकी लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी, बट फिर आपको बेचने पे 1 साल के अंदर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड आप बोल सकते हैं कि यहां पे आपके टैक्स अभी तो एग्जेम्प्ट हैं, बट कोई भरोसा नहीं, जब यहां पे बहुत ढेर सारे लोग पैसा लगाने लग जाएंगे ना, गवर्नमेंट को लगेगा भाई हमारा तो टारगेट अचीव हो रहा है, अब हम इस पे टैक्स लगाएंगे। तो अभी तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सुना होगा लोगों ने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आप बाजार से सोना नहीं खरीदते हैं, आप बैंक जाते हैं और बैंक को कहते हैं भाई आज 1 ग्राम गोल्ड मार्केट में 8,010 रुपीज का है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मान लीजिए 7,840 का है। कितने का? तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि आप 7,840 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के लिए अपने बैंक को जब पे करते हैं तो आपकी पासबुक में एंट्री हो जाती है कि आपने 1 ग्राम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा। आगे लोग पता है क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए 1 ग्राम सोना खरीद के अपने पास रख लेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बट जो पहले गोल्ड बॉन्ड्स आते थे, वहां पे जब आपसे बैंक या कोई भी एजेंसी पैसा लेती थी तो वो रियल फिजिकल गोल्ड खरीद के वॉल्ट में स्टोर करती थी। वॉल्ट मतलब लॉकर। और ये लॉकर कोई कंपनी का अपना लॉकर नहीं है, ये गवर्नमेंट अथोराइज्ड लॉकर्स होते हैं। बैंक्स वगैरह में गोल्ड रखा जाता है और इस गोल्ड का इंश्योरेंस भी होता है। ओके। और वहां पे गोल्ड बॉन्ड का जो रेट होता है वो एग्जैक्टली वही रेट होता है जो मार्केट में चल रहा होता है, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट एक्चुअल गोल्ड से हमेशा कम ही रहता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपने मान लीजिए आज देखा दैट इन द ईयर 2025, अभी तो इस साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आए नहीं है, अभी आने वाले हैं, 8,010 रुपए गोल्ड का रेट है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कितने का है? 7,840। मान लीजिए 2033, 8 साल बाद, SGB और बाजार के हम फिजिकल गोल्ड की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड लेटस से 1,10,000 रुपए का है। कितने का? तो 11,100 रुपए का 1 ग्राम होगा। 11,100। इज दैट क्लियर? और यहां पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो सकता है आपको 10,200 रुपए में 1 ग्राम मिले। तो कीमत हमेशा कम ही होगी, बट चेंज जो है वो लगभग सेम रहता है। अगर 8,010 हैज बिकम 11,100, तो 7,840 हैज बिकम 10,200। तो इतने प्राइस में आपने खरीदा, कल को जब आप वापस लौटाएंगे 8 साल के बाद तो आपको 1 ग्राम का इतना पैसा मिल जाएगा, और इस पे कोई टैक्स अभी नहीं है। हो सकता है 5 साल 6 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद ही, जब ढेर सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट को लगे कि भाई हमारी स्कीम तो बढ़िया फल फूल रही है, अब हम लोगों को इस पे टैक्स लगाना चालू करेंगे। तो ऐसी काफी स्कीम्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक टैक्स फ्री रहती हैं, और जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई लोग इसमें आ रहे हैं तो अब इसमें टैक्स लगाना स्टार्ट कर दो। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अभी SGB इतना पॉपुलर, इतना फेमस नहीं है, क्योंकि 8 साल का लॉक इन पीरियड है अगर आप टैक्स की छूट चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि भाई टैक्स दे दे बट पैसा जल्दी मिल जाए, तो आप नॉर्मल गोल्ड बॉन्ड स्टॉक मार्केट में खरीद दीजिए। और जहां पे अब स्टॉक मार्केट आता है तो आदमी कहता है फिर मैं गोल्ड में ही क्यों ना जाऊं, मैं म्यूचुअल फंड में ना लगा दूं पैसा, मेरा पैसा 6 जगह इन्वेस्ट होगा, तो मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। अभी स्टॉक मार्केट इतना दनादन गिरा, सोचिए 86,000 तक गया और कल 77 78 के आसपास आ गया। 10% पिछले 3 4 महीने मार्केट हैज गॉन डाउन। बट मेरी म्यूचुअल फंड SIPs में जो रिटर्न 28% का था वो गिर के हार्डली 24% तक आ गया है। तो मार्केट इक्विटी का 10% गिरा है, बट हमारा नुकसान सिर्फ
4% का, क्यों? हमने उन्हीं पे थोड़ा पैसा लगाया जो 10% गिरा, हमारा पैसा तो और भी जगह लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात और ऐड ऑन कर देते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, चलो भाई। तो रियल एस्टेट अगेन रिटर्न्स आर अवेटेड, मैं लिखूंगा। कैसा होता है कि आज जमीन खरीदे, कल परसों नरसों में बढ़ जाए पैसा? नो। तो रियल एस्टेट मान लीजिए आपको 15%, 20%, 50% का रिटर्न दे देगा, बट इन्वेस्टमेंट टाइम हैज टू बी वेरी 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 लॉन्ग। इज दैट क्लियर? जिस घर में मैं रहता हूं, वो मेरे पापा ने लैंड परचेज किया था 2600 रुपी पर स्क्वायर यार्ड। अब एक स्क्वायर यार्ड कितना होता है आपको पता होना चाहिए, हिंदी में गज बोलते हैं। 3 फीट बाय 3 फीट, 9 स्क्वायर फीट इज 1 स्क्वायर यार्ड। आज इस एरिया में प्रॉपर्टी है 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। तो 2600 रुपए स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी कितनी हो गई भाई? 1.5 लाख रुपए। तो कितना बढ़ गया? 2600 को 10 टाइम से मल्टीप्लाई करो, 26,000। 26,000 हो गया। और ये उसका 6 गुना बढ़ा है, मतलब 600% का हाइक है। कितने साल में? 30 ईयर्स में। 1995 में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, लगभग 30 साल हो गए। तो एवरेज 20% का रिटर्न आ गया आपका। बट ये कब आया? 30 ईयर्स के अंदर। इज दैट क्लियर? तो आज अगर कोई 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी खरीदे इस कॉलोनी में, क्या उसको अगले साल 1,80,000 मिलने लग जाएगा 20%? नो। अगेन 15-20 साल आप होल्ड करिए तो ये बढ़ेगा। और अब जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले भाई मोहल्ले में ढेर सारे लैंड अवेलेबल थे। गॉट इट क्लियर? धीरे धीरे मोहल्ले का डेवलपमेंट हुआ, बाहर से लोग आने लग गए, यहाँ पे आपको पिज्जा डोमिनो सब मिलने लग गया, तो डिमांड यहाँ रहने वालों की बढ़ गई। बट अब वो सब कुछ स्टेबल हो चुका है। तो जितना ग्रोथ पिछले 10 साल में, अब उतना नहीं होगा, बट उतना नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो 2006 के आसपास जब मेरी शादी हुई, तो गोल्ड वॉज अराउंड 7,800 रुपीज पर 10 ग्राम। आज मान लीजिए 78,000 है, 10 गुना बढ़ गया। बट आज अगर आप गोल्ड खरीदें 78,000 में, क्या ये 7,80,000 हो जाएगा अगले 20 साल में? इतना हाइप नहीं होने वाला। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो मेरी मम्मी बताती है 1980 व्हेन आई वाज बोर्न, गोल्ड का प्राइस लगभग 1,800 रुपए पर 10 ग्राम था, और अभी 80,000 चल रहा है। 40 गुना बढ़ गया। 2000 का 80,000 मान लीजिए हो गया, तो क्या अगले 40 साल में 40 गुना बढ़ेगा? ये जरूरी नहीं है। ओके। तो गोल्ड और रियल एस्टेट में रिटर्न्स हैं, बट आपको बहुत ज्यादा वेट करना है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जमीन हमारी है, बताओ कितने पैसे दे दें तुमको? तो बाहुबली लोग इसको हथियाने भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे बाहुबली भी होते हैं जो अस्पताल जाते हैं मेडिकल कराने, उनका पोस्टमार्टम हो जाता है। तो ऐसे बाहुबली लोग आपकी जमीन भी हथिया सकते हैं। तो इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? बिल्कुल भी नहीं। एक बार हरियाणा में किसी ने किसी की जमीन हथिया ली। एक आदमी पहुंच गया, भैया तो मेरी जमीन है। जमीन थारी है, घर तो हमारा है, जा निकाल ले नीचे से जमीन। अब लड़ो बेटा, कोर्ट कचहरी केस करते रहो। तो मेरे को एक ज्ञानी इंसान ने बताया था, रियल एस्टेट में उतना ही पैसा लगाएं जितने में खुद रह रहे हो। दाएं बाएं पैर पसारने की जरूरत नहीं है। मैं पता लगा फिनेंशियल लिटरेसी क्लास ले रहा हूं, मैं मेरी जमीन पे कोई मॉल बना रहा है, तो मैं कहूँ भाई मेरी जमीन खाली करो। वो हरियाणा का जाट कह रहा है जमीन तुम्हारी है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग तो मेरी है, तुम जमीन निकाल लो नीचे से। इज दैट अंडरस्टूड? तो इट इज वेरी 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 रिस्की टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सर तो डेवलप्ड लैंड खरीद लें। अब डेवलप्ड लैंड क्या होता है? प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं, वो आपको लैंड में पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके देती हैं, वाटर लाइन सीवेज लाइन सब कुछ होता है, सिक्योर्ड होता है, फेंस्ड होता है। यहां पे जमीन आपकी कोई नहीं हथियाएगा। बट वो होती इतनी महंगी है, क्योंकि भाई मान लीजिए 20,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड की जमीन है, फिर उस पर गवर्नमेंट के चार्जेस एंड ऑल दैट मिला के वो जमीन पड़ेगी 35,000 की। अब आपने तो 35 में खरीद ली, वैसे 100 प्लॉट अभी और बिकाऊ हैं, बचे हुए हैं, कि आपसे कोई खरीदेगा महंगे में? वो सीधे बिल्डर से परचेज कर लेगा। तो यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली इक्विटी में रिटर्न्स आर 15 to 16%, बट आपको इतना ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए 16% का रिटर्न है या 15% का रिटर्न है, हेयर द रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई, बट इन म्यूचुअल फंड्स इट इज कंपेरेटिवली लो। खोपड़े में बात गई। तो जब भी आप रियल एस्टेट कंसिडर करें, मेनी पीपल कम अक्रॉस एंड से कि भाई रियल एस्टेट का तो रिटर्न बहुत है, जमीन में लगा दो पैसा बहुत बढ़ता है। आई डू नॉट डिनाई विद दिस फैक्ट, बट यू हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्लस आपकी जमीन सेफ कितनी रहेगी ये आपको सोचना है। तो मान लीजिए एक बड़ा सा खेत है, एक किसान ने उसके 20 टुकड़े किए और सबको इंडिविजुअली बेचने लग गया, आपने भी खरीद दिया, आपके बगल वाले ने खरीद लिया, और वो बिल्डिंग बनवाते समय थोड़ी सी आपकी जमीन में आ गया। अब लड़ाई झगड़ा करो।
या सर हम उसकी फेंसिंग करा देंगे, बाउंड्री वॉल खिंचवा देंगे, कॉस्ट लगेगी उसमें कि नहीं? और जब कल आपको जमीन बेचेंगे, क्या आपको फेंसिंग का कोई पैसा देगा? कार खरीद के अगर आप 2 साल बाद सेकेंड हैंड किसी को बेचें, तो क्या कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस कोई आपको पे करेगा? कोई नहीं पे करेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। तो इन माय ओपिनियन, अगर मक्खी सिंह पांडे हैं तो ओनली इन्वेस्ट इन बैंक एफडी और बॉन्ड्स। चुलबुल पांडे हैं तो रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। और अगर चैन की नींद सोनी है कि आपकी बॉडी चैन में पैक होके पॉलिथीन में ना चली जाए, तो ओनली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, सेफेस्ट ऑफ ऑल बोला जा सकता है। जब चाहोगे 2 घंटे के अंदर पैसा चला आएगा है। 2 घंटे में सर? सर आज ही जाके मोबाइल पे, आज नहीं आएगा, आज संडे है। इज दैट क्लियर? वर्किंग डे पे आप अपने ऐप को एक्टिवेट करिए, के फिनटेक, कैम्स, कंप्यूटरेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू भी आपका म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है। ओके, आप रिक्वेस्ट प्लेस करिए, हमको रिडीम करना है। अगर वर्किंग डे में करेंगे तो 2 घंटे के अंदर पैसा आपका चला आएगा। 11, 11:30 से पहले अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो सेम डे पैसा आ जाएगा। एल्स नेक्स्ट डे आपको पैसा मिल जाएगा। बहुत डिले भी हुआ तो 2 दिन के अंदर तो पैसा आ ही जाएगा। प्लस यू डू नॉट हैव टू सर्च कि कोई बायर है कि नहीं, मार्केट इज वेरी लार्ज, बायर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जमीन बेच के दिखा दीजिए मेरे को 1 हफ्ते के अंदर, जिंदगी भर मैं आपको फ्री में खाना खिलाऊंगा अपने घर में। आप मोहल्ले में निकल जाए, भाई घर बेचना है। अब आपकी नीड ज्यादा है और सामने वाले की नीड उतनी ज्यादा है नहीं, पहले तो आपको कोई प्राइस देगा ही नहीं। और आप घर कितना भी अच्छा बनवा लीजिए, दाम सिर्फ लैंड का ही मिलेगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का कोई नहीं देगा। हुसोएवर इज गोइंग टू बाय वुड से, भाई मेरे को तो तोड़ के बनवाना है अपने हिसाब से नया, तो सिर्फ लैंड का ही प्राइस है। इज दैट क्लियर? और लैंड जो है वो भाई लाखों रुपए में, तो आजकल 2-4 लाख में क्या जमीन आएगी, करोड़ों की होती है। तो एक बायर आपको मिले जो इतना प्राइस ऑफर करे, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। शेयर में क्या है भाई, 5,000, 10,000, 50,000, 100 बायर मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी फैक्टर इज वेरी 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 हाई। समझ में आ गया? तो रिस्क और रिटर्न की बात करें तो आई कंसिडर ओनली 2 थिंग्स। डर लगता है तो बैंक एफडी, बॉन्ड, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे पैसा लगाएं। और थोड़ा डर झेल सकते हैं तो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में। समझ में आ गया? हाँ, डोंट कंज्यूम, सॉरी अज्यूम कि भाई इक्विटी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, सैटरडे को मंडे को करोड़पति बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, स्टे बैक करना पड़ेगा। बट अगेन पूरा डिस्कशन कर लीजिए। बड़ा परिवार है, ठीक है भैया, तो रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, लैंड खरीद लो, बगल में घर बनवा दो, आधा घर खाली छोड़ दो, आधी जमीन वहां गार्डन बनाओ, सब्जी उगाओ, जो रईसों की गोभी आती है उसको उगा लो। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, तो भी आपकी जमीन कोई हथियाएगा नहीं। डेवलप्ड लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। समझ में आ गया? प्लस हेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टार्टेड विद एज लो एज 500 to 1,000 रुपी। 500 में जमीन मिलेगी, जमीन के ऊपर जो गैया ने गोबर किया उसकी खाद भी ना मिलेगी 500 रुपए में। बट आप म्यूचुअल फंड में 500, 1,000 रुपए लगा सकते हैं। समझ गए भाई इस बात को? चलिए, तो 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। मक्खी सिंह पांडे अप्रोच, चुलबुल पांडे अप्रोच। तो मक्खी सिंह पांडे अप्रोच इज व्हाट चिल्ड्रन? कंजर्वेटिव। चुलबुल पांडे अप्रोच इज एग्रेसिव। इफ यू प्रेफर टू टेक हाई रिस्क, इन्वेस्ट इन इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आप चाहते हैं कि आपके फंड्स हमेशा सिक्योर रहें, तो भाई पोस्ट ऑफिस चले जाइए, बैंक चले जाइए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लीजिए। मॉडरेट, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दीजिए, थोड़ा सा रिस्क भी है और रिटर्न्स भी हाई मिलेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो व्हेन योर एज इज लेस, यू कैन कंसिडर व्हाट? मॉडरेट। एंड व्हेन यू ग्रो ओल्ड, कंजर्वेटिव। समझ में आ गया? बट स्टिल मैं सबको सजेस्ट करता हूं, जैसे ही उम्र 18 साल हो जाए, प्लीज ओपन पीपीएफ अकाउंट। और हर बिजनेसमैन, सॉरी म्यूचुअल फंड एडवाइजर यही बोलेगा, मेरा एडवाइजर भी यही बोलता है, क्या करेंगे सर पीपीएफ में पैसा लगा के, उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, अच्छे फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ेगा बहुत तेज। मैंने कोई बात नहीं, वहां तो डाल ही दूंगा, यहाँ पे भी जरूर पैसा लगाऊंगा। खुदा ना खास्ता किसी दिन पैसे की जरूरत पड़ गई 4, 5, 10 साल के बाद, ये तो जरा भी घटा हुआ नहीं रहेगा। बट इक्विटी हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में अमेरिका में आग लग गई, यहां से लोग शेयर बेच के भाग गए पैसा लेके अमेरिका, उस दिन मार्केट्स विल फॉल डाउन। तो आई नेवर से कि 100% पैसा अपना इक्विटी में लगाइए, कुछ पैसा हमेशा डेट में भी इन्वेस्ट होना चाहिए। और डेट किस तरह का? बैंक एफडी नहीं, प्रोविडेंट फंड। समझ में आ गया? वाई? बिकॉज इसकी इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल नहीं होती है। समझे बात को? पक्का? चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि भाई आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे आपके डिग्री ऑफ रिस्क पे। जितना आप रिस्क लेना चाहेंगे, रिटर्न उतना ज्यादा होगा।
एनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? तो जब आप अगले साल बच्चों 18 साल के हो जाए, 12वीं में जब पहुंचे, कुछ हो सकता है 11वीं में 18 के हो जाए, या हो सकता है अगले साल भी 18 के और 11वीं में भी रहे, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर खोलिएगा और एक पैन कार्ड जरूर बनवाइएगा। इज दैट अंडरस्टूड? बिकॉज पैन की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। और पीपीएफ अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे भी जब डालने स्टार्ट करेंगे, एडवांटेज क्या होगा? 18 साल में जब आपने अकाउंट खोल लिया, दिस अकाउंट हैज अ 15 ईयर लॉक इन पीरियड। खोपड़े में बात गई? 15 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा एज सून एज यू टर्न 33 ईयर्स। तो आपके लिए विड्रॉल जो होगा वो आसान हो जाएगा, फिर हर 5-5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। बट मान लीजिए कि आपने 25 साल की उम्र में प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला, तो 40 साल से पहले तो यहां से पैसा निकाल ही नहीं सकते। मान लीजिए 37-38 साल की उम्र में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास पैसे तो हैं, ढेर सारे हैं, बट कहीं लॉक्ड है वो। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो सर 18 साल में तो बहुत ज्यादा हमारी कमाई भी नहीं होगी। अब यहां पे थोड़ा खेल करना पड़ेगा सरकार के साथ। किसको खेल करना पड़ेगा? पेरेंट्स को। आपके पापा जॉब में है, मम्मी का बिजनेस है, पापा मम्मी दोनों पैसा कमा रहे हैं, XYZ। उनके अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट तो है ही है, उसमें वो 1.5 लाख डाल ही रहे हैं। वो अपनी अर्निंग में से 1.5 लाख रुपए निकालें और आपको उस पैसे को गिफ्ट कर दें, तो टैक्स कोई नहीं लगेगा आपके ऊपर भी। और आपका वो 1.5 लाख रुपए आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा करा दें। तो इससे फायदा क्या होगा कि उनके अपने पीपीएफ में सिर्फ 1.5 लाख जमा होगा। तो पापा अपने पीपीएफ में 1.5 लाख जमा करेंगे, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है एज पर लॉ। मम्मी भी 1.5 लाख जमा करेंगी। बाकी का पैसा ऐसी जगह जमा करना पड़ेगा जहां पे रिटर्न्स भी होंगे और उस रिटर्न्स पे टैक्स भी लगेगा। तो वो अपनी कमाई में से 1.5 लाख निकाल के अगर आपको दे दें और आप उसको पीपीएफ में जमा कर दें, तो एक 1.5 लाख रुपए परिवार का ऐसी जगह जमा हुआ है जहां पे इंटरेस्ट में कल को टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो एक और 1.5 लाख की टैक्स फ्री इनकम हो गई कि नहीं हो गई? तो सर पीपीएफ में तो 7.5 7.6% रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में डाल दे 12% मिलेगा। भैया म्यूचुअल फंड किसी दिन मार्केट गिर गया तो नीचे चला जाएगा, पीपीएफ जाएगा नहीं। और अगर आपके पास पैसा है तो भाई 1.5 लाख पीपीएफ में भी डाल दो, 100 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल दो, कौन रोक रहा है आपको? बट एटलीस्ट ये एक ऐसा पैसा है जिसपे इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है। हर फंड एडवाइजर बोलता है, मेरा फंड एडवाइजर भी समझा गया, सर पीपीएफ बेकार है, मैं समझ गया उसके सामने। मैंने कहा नहीं, मैं पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलूंगा अपने बच्चों का जब उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी। कल को मान लीजिए हम हर साल 1.5 लाख जमा कर रहे हैं, 10 साल में हो सकता है 20 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया हमारा। हो सकता है पैसा म्यूचुअल फंड में लगे तो 20 का 40 लाख हो जाए, आई अग्री, आई अग्री। बट जिस दिन मनी विड्रॉ करना है, अगर उस दिन मार्केट गिरा होगा, तो सर मान लीजिए 40 का 32 होगा, पीपीएफ तो बैलेंस ही 20 लाख है, तब भी 12 लाख यहां ज्यादा होगा। वॉट्स एवर, हम तो भैया पीपीएफ में पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। एंड ऑफ द डे डिबेट करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ज्यादा ही होंगे। समझ में आ गया? बट टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है आपका मार्केट थोड़ा गिरा हुआ हो, तो उस समय हो सकता है आपको उतने रिटर्न्स ना मिले। तो पीपीएफ अकाउंट जब बहुत पहले लोग खोलते थे तो एडवांटेज था बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई यहां पे भी 0.25% तक का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफर करती थी। बट आज ऐसा नहीं है। उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 12% के रिटर्न पे थी, आज भी मान लीजिए 12-13 फॉर एग्जाम्पल। 12% पे टैक्स लगने के बाद भी 9.5 का रिटर्न है, और पीपीएफ में भी 9 का रिटर्न है, तो भाई आधे परसेंट के लिए कोई रिस्क नहीं लेगा। बट आज म्यूचुअल फंड 11-12% रिटर्न दे रहे हैं, पीपीएफ आपको 7.6 ही दे रहा है। तो अगर आप आज हर साल 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली बहुत पैसा आपको देके जाएगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत देके जाएगा। आप इसका एक्सेल शीट भी एक बना लें। तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड इन पीपीएफ एवरी ईयर एंड म्यूचुअल फंड एवरी ईयर, हो सकता है 10 साल बाद ये पैसा 20 लाख हो जाए, और 10 साल बाद ये पैसा 42 लाख हो जाए। मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट अगर गिरा हुआ भी रहेगा, ये मान लो 35 हो जाएगा, बट दिस वुड बी कांस्टेंट 20, तो स्टिल रिटर्न्स आर हेयर। बट एक वो जो गवर्नमेंट स्कीम वाली बात है, मान लीजिए कल को कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, गवर्नमेंट को लगे कि अब लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा जमा करा रहे हैं पैसा पीपीएफ में नहीं, गवर्नमेंट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दे? 9% कर दे। इज दैट क्लियर? अब 12% का रिस्की इन्वेस्टमेंट और 9% का नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज बेटर? 9% वाला ना। इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट हमेशा अपने सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कम ही कर रही है। बट देन टू वो जो एलिमेंट है ना, टैक्स सेविंग वाला, वो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, यहां पे एटलीस्ट मिल जाएगा। बट न्यू रेजीम में क्या है, बिना टैक्स मतलब इन्वेस्टमेंट किए भी आपका टैक्स
कम लग रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, लोगों की सेव करने की जो मेंटालिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जा रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई सेविंग की मेंटालिटी बरकरार रखिए। पहले लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते थे ताकि टैक्स कम लगे, बट बुढ़ापे में अगर आपने सेविंग्स नहीं की हैं तो क्या फंड्स होंगे आपके पास? नॉट एट ऑल। तो सर म्यूचुअल फंड में ना लगा दें, अरे भैया लगा दो म्यूचुअल फंड में भी पैसा, जब ढेर सारा है तो इसमें भी लगाने में क्या नुकसान है? मान लो कोई एडिशनल बेनिफिट अटैच टू दिस आ गया, तो वो सरकारी स्कीम में तो मिलेगा बट म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। तो इफ यू हैव एम्पल ऑफ मनी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। और यहाँ पे तो 1.5 लाख लग रहा है ना, कौन बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो इधर भी लगा दो। इज दैट क्लियर? हाँ, बहस करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट की और उस पर रिटर्न की, तो ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल फंड ही ज्यादा पैसा देके जाएगा। फाइन। बट अगेन, लव एट फर्स्ट साइट है, प्रोविडेंट फंड छोड़ नहीं सकते भाई इसको। ओके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बच्चों, याद होगा सबको? याद आ गया? क्या था पावर ऑफ कंपाउंडिंग? 100 रुपी इन्वेस्ट करते हैं 4 इयर्स के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10%। तो हर साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 रुपए। और 4 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा? 140। वेरी गुड। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 4 इयर्स के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% का, तो पहले साल का 100 रुपी कितना बनेगा? 110। इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? 11 रुपए, और ये कितना हो जाएगा? 121। फिर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 12 रुपए 10 पैसे, कितना हो जाएगा? 133। फिर इंटरेस्ट मिलेगा इस पे 13 रुपए 31 पैसे, कितना हो जाएगा भाई? 146 रुपी 41 पैसा। बस खेल आपके सामने है। यहां पे ग्रोथ 40 और यहां पे 46, एक्स्ट्रा कितना आपको मिल रहा है भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर कि सिंपल इंटरेस्ट इज बेटर? कंपाउंड। और ज्यादा कंपाउंडिंग तब होगी जब टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी पूछा था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग? कुछ लोग एकदम बगुला भगत की तरह चुपचाप बैठे थे, नहीं सर हमने तो अभी स्टार्ट किया ही नहीं है। तो आप लगभग ऑन एन एवरेज साल भर से मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो आपने 1 साल का अपने जीवन में नुकसान कर दिया है। इज दैट क्लियर? और नुकसान ना करना चाहें तो आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। जब आपकी उम्र 50-60 साल होगी, आपको लगेगा सर 1 साल की वजह से मेरे दोस्त ने 10,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया था और मैंने 10,000 उस साल किया ही नहीं था। तो अगर आपके दोस्त ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और 60 साल तक इन्वेस्ट किया, आपको आज अकल आई, तो आपके 10,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 59 ईयर्स। वो 1 साल का इंटरेस्ट हो सकता है आपको लाखों का नुकसान करा के चला जाए। पीपल आर देयर हु इन्वेस्ट मनी इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑन 30th of March, when children? But I invest money on 4th of April. Who is genius? 30th March वाला या 4 अप्रैल वाला? 4th अप्रैल तो बाद में आएगा, 30 मार्च पहले आएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपना खोल लिया और 4 अप्रैल 2025 को अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। जिसको अकल नहीं थी उसने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इसी साल में खोला, बट इन्वेस्टमेंट कब किया? ईयर के एंड में। हमने कब किया? ईयर के स्टार्ट में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, इन सब में हर महीने इंटरेस्ट मिलता है आपको। आपको कैश में नहीं मिलता, जमा होता जाता है। तो अगर आपने मार्च में इन्वेस्टमेंट किया, आई रिपीट कब, और मैंने अप्रैल में कर दिया, तो मेरे को 11 महीने का इंटरेस्ट आपसे ज्यादा मिला। तो आपको 11 महीने का इंटरेस्ट लॉस हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही 31 मार्च ईयर एंड होता है, मैं चेक साइन कर देता हूं, अपना, अपनी वाइफ का, अपनी मम्मी का, अपनी डॉटर का, सुकन्या समृद्धि योजना का, और 4 अप्रैल को उसको डिपॉजिट कर देता हूं, ताकि अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट भी मिलता रहे। कुछ ढीले ढाले लोग हैं, मई में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जून में, कुछ जुलाई में। तो जितना देर से इन्वेस्ट करेंगे प्रीवियस मंथ का इंटरेस्ट लॉस होता जाएगा, और 15 साल बाद आपको पता चलेगा 1.5 से 2 लाख रुपए का आपने नुकसान कर लिया है। समझ में आ गया? सिर्फ 1 महीने का डिसिप्लिन दिखाकर। बातें समझ में आ रही हैं? तो जब भी जैसे ही 18 साल उम्र हो, सबसे पहला काम पैन कार्ड बनवाइए, पीपीएफ अकाउंट खोलिए, और 4 अप्रैल को कोशिश करके 1.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। तो सर कैसे जमा करेंगे? अभी मान लीजिए आप 17 साल के हैं,
अगले साल अप्रैल में, मतलब 2026 में या जनवरी फरवरी मार्च में आप 18 साल के हो जाएंगे, तो बस आज से हर महीने पापा को बोलिए भाई मेरे नाम पे 10-11 हजार जमा करना चालू कर दो। और पैसा लेकर तुरंत चेक काटिएगा और अप्रैल 4 को जमा कर दीजिएगा, ताकि आपको अप्रैल के मंथ का नुकसान ना हो जाए। और मेरी बात का फायदा आपको कब नजर आएगा? जब आपकी उम्र 33 साल हो जाएगी। ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है, ये सिर्फ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की वजह से मिला है। ओके, चलिए। सो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है आपके लिए बच्चों, एंड द कैलकुलेशन गोज लाइक दिस। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 10% था, फिर घट के 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। ओके। और अगर कंपाउंडिंग चल रही है तो योर रिटर्न वुड बी दिस मच। कहने का मतलब फिक्स्ड है, 10 10 10 10 10 10 हर साल। और अगर बढ़ता घटता है तो भी कितना हो रहा है? तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करें एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बोरो करें बच्चों हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए। सो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। अगर आप 5,000 रुपए 25 साल की उम्र में बचाना स्टार्ट करें और 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 60 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए की रकम हो जाएगी। विश्वास ना हो तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर 40 साल में आपने स्टार्ट किया यही काम, तो आपके पास कितने पैसे होंगे? ओनली 33 लाख। तो इट इज अर्ली इन्वेस्टिंग विच विल मेक यू रिच। आई रिपीट, इट इज अर्ली इन्वेस्टिंग। जितना अर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। बट प्रॉब्लम इज दिस, कि जब आपकी उम्र 21 साल से 35 साल होती है, तो आप वो एक टॉफी खाते हैं और लाइफ के मजे लो लेते हैं। आओ यहाँ घूम आए, आओ वहां घूम आए, आउटिंग पे चलें, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। समझ में आ गया? तो इन सारी चीजों में हो क्या रहा है? एक तो आप अपने काम वाली जगह से छुट्टी ज्यादा लेते हैं, प्लस आप अपने बुढ़ापे का सुसाइड अभी से तैयार कर रहे हैं। यू आर किलिंग योर ओल्ड एज। तो 30-35 साल तक कमाने की उम्र है, बचाने की उम्र है। उसके बाद आप मेरी तरह इतने माइजर हो जाएंगे कि आप सोचेंगे नहीं क्या फायदा, थूकेंगे भी नहीं, उसमें भी खर्चा होगा, मूड अप्रिशिएट करेगा, बचा के चलो। अंडरस्टैंडिंग? और उसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल होगी, और जिन्होंने बचाया नहीं था, लाइफ के मजे लो ले रहे थे, वो इंतजार करेंगे 60 साल के रिटायरमेंट के बाद, अब कल सवेरे कमाई कहां से आएगी। और आप क्या सोच रहे होंगे? कल सवेरे खर्चा कहाँ कहाँ करना है। इज दैट अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई? तो बार बार इसी बात का एहसास दिलवा रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, ताकि बुढ़ापे में कोई समस्या ना आए। मैं तो बुढ़ापे यही समस्या सोच के चल रहा हूं। आफ्टर माई रिटायरमेंट एज मेरी कमाई होगी इंटरेस्ट इनकम की 2 से 2.5 लाख रुपए महीना, और इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा खर्चा होगा 1.5 लाख। अब ये 1 लाख एक्स्ट्रा मैं खर्च कहाँ करूं? मैं इसी में परेशान रह रहा हूं आजकल। तो खोपड़े में बात गई। तो आपको भी अगर इस परेशानी के साथ जीना है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली चिल्ड्रन। ओके। एसआईपी वगैरह तो आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं। चलिए। सो इन्फ्लेशन एंड इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? आज आलू कितने का है बच्चों? 40 रुपए किलो। आंसर। और 1985 में आई रिमेम्बर, मैगी का पैकेट जो था वो 2 रुपए का आता था बच्चों। कितने का? 2 रुपए का। और आज 2025 में, 40 साल बाद, मैगी का पैकेट कितने का आता है? गलत जवाब, 30 रुपए का। अरे सर ये कौन सी मैगी है? लूट रहे हैं क्या आप? ये 2 रुपए की जो मैगी होती थी, ये 200 ग्राम होती थी। आज 15 रुपए में 100 ग्राम और 80 ग्राम मैगी मिलती है। उतनी क्वांटिटी आज कितने में लेनी पड़ेगी? 30 रुपए में। समझ में आ गया? और अब अगर हम बात करें, अरहर की दाल यहाँ पे कितने की थी? मेरे को एग्जैक्ट रेट तो याद नहीं, बट आई एम डैम श्योर कि 1995 में बच्चों आटा 7 रुपए किलो था। कितना? तो 85 में आटा रहा होगा 2 रुपए किलो। और आज 2025 में आटा कितने रुपए का है भाई? 45 रुपए, 40 रुपए केजी। कितने टाइम्स आटे का दाम बढ़ गया बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 22.5, दैट इज 23 टाइम्स। ठीक है। आज आपकी उम्र कितनी है भाई? मान लेते हैं लेटेस्ट से 18 साल। आप 60 साल के होंगे 42 साल बाद, मतलब 2067। तो अगर 40 साल में आटा 2 रुपए से 45 रुपए का हुआ, तो अगले 40 साल में ये आटे का भाव कितना हो जाएगा? लेट्स सी, जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 को 23 से। इट वुड बी अराउंड 1,000 रुपी पर केजी। सर आटा 1,000 रुपए किलो? अरे ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने की बात है।
मेरे को याद है क्योंकि मैं गेहूं पिसवाने चक्की में जाता था 1995 में, जब हम नाइन्थ क्लास में पढ़ा करते थे, 10th क्लास में, सॉरी नॉट नाइन्थ। तो उस समय 7-8 रुपए किलो मिलता था पिसा हुआ, मतलब आटा, गेहूं पिसी हुई। और अगर अपनी पिसवानी है तो 1 रुपए 70 पैसे 80 पैसे कॉस्टिंग ऑफ क्रशिंग थी। बाकी 4-5 रुपए किलो की गेहूं आती थी। तो आज आटा कितने का मिल रहा है? 45 रुपए का। यहाँ पे 1985 में लगभग 2-3 रुपए किलो था। तो जब आप 60 साल के होंगे, आटा कितने का होगा? 1,000 रुपए का। समझ में आ गया? म्यूचुअल फंड से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट आटे में घुन लग जाएगा सक्षम भाई। खोपड़े में बात गई। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा कि आज आपकी जो भी कमाई है उसको इतना बचाइए कि कल को आप 1,000 रुपए में आटा खरीदने के लायक रहें। नहीं तो घर घर झोली लेके आटा लेने जाना पड़ेगा भिक्षु की तरह। समझ में आ गया? तो मेरी बातें अगर आपको मजाक लग रही तो उसको कृपया करके मजाक ना लें। नहीं तो वही बागबान में जो अमिताभ बच्चन का हाल हुआ था, वही आपका भी हाल होगा। वॉट इट क्लियर? तो मेजोरिटी पीपल डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ सेविंग। अरे उसने ये खरीदा, वो वहां घूमने गया, हम भी वहां घूमने जाएंगे। उसने नया ट्राउजर खरीदा, हम भी खरीदेंगे। अरे तो वो बेवकूफी कर रहा था, जरूरी आपको भी बेवकूफी करनी है? खोपड़े में बात गई। समझ में आ गया? अभी मेरी वाइफ ने एक दिन शर्ट निकाली, कह रही शर्ट खराब होगी, इसको फेंक दे। मैंने क्या खराबी है? कॉलर घिस गया है। मैंने कहा अभी इतना नहीं घिसा है कि लोगों को नजर आए। समझ में आ गया? अभी थोड़ा और घिस जाएगा तो हटा देंगे। बट वो लोग पता लगा अगले दिन पोछा बना दी उस शर्ट का। मैंने कहा आप तो नहीं पहन सकते। लॉजिक समझ में आया? कुछ लोग कपड़े बदल देते हैं, बहुत पुराना हो चुका है। हमारा तो कपड़ा जब तक फट नहीं जाता, ई चिल्लाने की आवाज नहीं आती, तब तक हम उसको नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, खोपड़े में बात गई। तो इफ यू आर अर्निंग 10% ओवर योर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर, सॉरी, ऑफ 5,000 विच इज 500 आफ्टर ईयर, इन्फ्लेशन रेट इज 11%। कहने का मतलब, आज अगर आप 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करें और रिटर्न है 8% का, तो एक साल बाद आपका वो पैसा ग्रो करके कितना हो जाएगा बच्चों? 108। और अगर आप 100 रुपए की कोई चीज आज खरीदते हैं एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, तो वो सामान कितने का मिलेगा? 105। तो इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम, द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज ओनली 3%। इज दैट क्लियर? और अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो आपको रिटर्न सिर्फ 5% का दे रहा है, तो एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होगा? 105। और महंगाई के बाद वो सामान भी कितने का है? 105। यू अर्न हाउ मच? जीरो। तो यू आर नॉट डूइंग सेविंग, एक्चुअली यू आर डूइंग शेविंग टू योर इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आ गया? तो ज्यादा पैसा आपको सेविंग अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है फंड्स की इमीडिएट नीड है, तो आजकल एक स्पेशल टाइप ऑफ एफडीआर आया है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी एफडीआर। व्हाट? फ्लेक्सी। तो भाई बैंक कहेगा अगर आप एक डिफाइंड टर्म के लिए एफडी करवाते हैं, तो मान लीजिए 6% का इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न है, फ्लेक्सी एफडीआर कराएंगे तो रिटर्न इज 5%। जब चाहे इसको आप एनकैश करा लीजिए, जितने दिन तक आपका पैसा पड़ा रहेगा 5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। वेर एज सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देता है बैंक? 2.5-3%। और यहाँ कितना मिल रहा है? 5। तो सेविंग अकाउंट में पैसा मत रखिए। अगर 2-4-5 लाख रुपए आपको इमीडिएट नीड्स के लिए रखना है, तो पुट इट इन विच टाइप ऑफ एफडी? फ्लेक्सी एफडीआर। हर बैंक में होता है ये। तो आपका पैसा एफडी की तरह पड़ा रहेगा। जब चाहिए बस एक क्लिक करिए, वो एफडी एन कैश होके पैसा तुरंत सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल नीड्स वगैरह के लिए चाहिए तो। ये बात समझ में आ गई? बट ऑलवेज इन्वेस्ट मनी जहां पे रिटर्न्स का परसेंटेज इन्फ्लेशन के परसेंटेज से ज्यादा हो। जिस रेट पे महंगाई बढ़ रही है, आपका रिटर्न अगर उतना या उससे कम है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, एक्चुअली आपका पैसा फॉल कर रहा है। तो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी वेयर, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन टैक्स एंड मोर देन इन्फ्लेशन। खोपड़े में बात गई? रेट ऑफ रिटर्न इतना हो, टैक्स पे करने के बाद, इन्फ्लेशन झेलने के बाद भी आपको कुछ मिल जाए। तो अगर बैंक की एफडी आपको एक साल में 1 लाख रुपए पे 7,000 इंटरेस्ट देती है बच्चों, और आप बहुत रिच पर्सन है, आपकी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, तो आपके 7,000 रुपए पे कितना टैक्स लग जाएगा? 2,100 रुपए। बचेगा कितना आपके पास? 4,900। और कंट्री में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है? 5%। मतलब 1 लाख रुपए का सामान अगर आज आप खरीदते हैं,
तो 1 साल बाद वो सामान कितने का मार्केट में मिलेगा? तो अगर मान लीजिए कि आपने मेरी बात मानी और 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया सर? आपने 1 लाख रुपए को बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। बैंक की एफडी कितने परसेंट का रिटर्न दे रही है? 7%। और आपने 1 लाख रुपए की एक्टिव आज नहीं खरीदी, क्या किया? उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो 1 साल बाद आपका पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,07,000। बैंक वाले 2,100 रुपये उस पर टैक्स काटेंगे, तो बैंक वाले आपके अकाउंट में कितना पैसा डाल देंगे? 1,04,900। इस पैसे को लेकर जब आप एक्टिवा खरीदने गए, खरीद पाएंगे? नो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पोस्ट टैक्स आपकी रिटर्न से कहीं ज्यादा था। तो इन्फ्लेशन बाजार में है 5% का। सर रिटर्न तो 7 का था, 7 में से टैक्स भी कट गया, तो पोस्ट टैक्स आपका रिटर्न कितना आया? 4.9%। और इन्फ्लेशन कितने का है? 5%। तो आप एक्चुअली आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, आपका पैसा घट रहा है। तो इन्वेस्ट करना बेटर था या 1 साल पहले एक्टिवा खरीदना बेटर था? एक्टिवा खरीद लेते, चलते कम से कम, होम डिलीवरी कर देते फूड की। इन्वेस्ट करने में तो एक्टिवा खरीदने के पैसे ही नहीं आ पा रहे हमारे पास। तो ऑलवेज इन्वेस्ट एट अ प्लेस जहां पे रिटर्न इतना हो कि टैक्स पे करने के बाद, इन्फ्लेशन झेलने के बाद भी आपके पास कुछ बच जाए। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? खोपड़े में बात गई बच्चों? तो दिस इज प्रैक्टिकली कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आ गया? शुगर 2001-2 में दाम कितना था भाई? 16 रुपए। ये मटेरियल सेबी का 9-10 का है, 15 साल पुराना अप्रोक्सीमेटली। कितना हो गया? 40। आज भी शुगर लगभग 40 का है। इन्फ्लेशन इज 150। गोल्ड 2001-2 में 4,400 रुपए का था, 2009-10 में कितने का है? 17,000। और आज 80,000। तो इन सारे इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ऐसी जगह करना पड़ेगा जहां पे रिटर्न्स टैक्स रेट के बाद, इन्फ्लेशन के बाद भी कुछ बच जाए। तो बच्चों, नेवर गो फॉर बैंक एफडी। आई रिपीट, नेवर गो फॉर बैंक एफडी एट योर एज। आई रिपीट, एट योर एज। अब बूढ़ा इंसान कोई है, 65 साल उम्र है, क्या वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए? मार्केट नीचे, आओ जी ऊपर। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खैर ये आपने पढ़ा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6% पे अगर 50 लाख रुपए आप चाहते हैं कुछ साल के बाद, तो हर महीने इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर बाजार में 12% का रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए चाहिए आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 10,871। तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही स्टार्ट करिए। आज ही 100 रुपए बचाइए, 200 रुपए बचाइए, बचाने की एक आदत डालिए। आज कुछ नहीं है तो 100 बचाएंगे, जब कुछ होगा तो हजारों लाखों बचाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? कुछ जाहिल गवार हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, आईफोन खरीद लिए। अरे मम्मी की आवाज वैसी आएगी, करीना कपूर की आवाज ना आने वाली। पापा की वैसी जली कटी आवाज सुनाई देगी, अमिताभ बच्चन की, हेलो मैं तुम्हारे पापा बोल रहा हूँ। तो अननेसेसरी डोंट वेस्ट मनी। सिर्फ और सिर्फ पैसा नीड्स पे इन्वेस्ट करें। हाँ, सैमसंग का 15,000 20,000 का रेडमी का फोन खरीद लो, समझ में आता है। सर फोटो बढ़िया नहीं आती तो कैमरामैन हो क्या, जो शादी ब्याह में ठेका लेना है फोटो का, और कैमरामैन का ही काम करना है, तो भाई 1 लाख के आईफोन से कुछ नहीं होने वाला। 15,000 का फोन खरीदो, 65,000 का निकॉन का एसएलआर कैमरा खरीद लो, शादी का ठेका ही मिल जाएगा। उससे जो कमाई कराओ उसमें म्यूचुअल फंड में लगा दो पैसा, ये भी समझ में आता है। शाम को शादी में तो जाओगे जाओगे, इसी बहाने ठेका ले लो। ऐसे भी 3 घंटे के लिए रहोगे, ऐसे 6 घंटे के लिए रहना पड़ेगा, पैसा भी कमा लोगे कम से कम। ओके। सपोज योर पेरेंट्स आर टू रिटायर एंड यू वांट टू बिल्ड अ कॉर्पस फॉर देयर रिटायरमेंट, हाउ मच इज रिक्वायर्ड? अगर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो और मंथली एक्सपेंस 7% के हिसाब से बढ़ रहे हो, और सॉरी, इन्वेस्टमेंट 7% के हिसाब से बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन रेट कितना है? 5%। तो मंथली एक्सपेंसेस अगर आपके 10,000 हैं, खोपड़े में बात गई, तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए? अगर 7% आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो यू नीड 5.25 लाख रुपए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपए है और 25 साल अभी आपके रिटायरमेंट में बचे हैं, मतलब प्रेजेंटली योर एज इज हाउ मच? तो 35 साल का इंसान अगर आज अपने घर में हर महीने 25,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसे कितना पैसा चाहिए ताकि वो अपनी 60 साल की उम्र में सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए? 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 60 लाख रुपए आपको चाहिए सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। सुनाई पड़ गई बात?
सुनाई पड़ गई बात? चलिए, तो कितना पैसा सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 12% है, कितना? आज आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। रिटायर होने में कितने साल बचे हैं? 30 साल। हर महीने, सॉरी ये हर दिन का होगा शायद, जस्ट लेट मी सी क्या लिखा है यहाँ पे। अमाउंट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख। अच्छा, 10 लाख रुपए चाहिए। इफ योर रिक्वायरमेंट इज 20 लाख, देन मल्टीप्लाई द मंथली इन्वेस्टमेंट बाय दिस अमाउंट। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऊपर ये पढ़ रहा हूं। अमाउंट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख, टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ। तो आपको अगले 30 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर 12% का रिटर्न मार्केट में हो? 177 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए 30 साल तक, तो आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 10 लाख रुपए। बट आपका खर्चा अगर 25,000 रुपये महीने का आज है, तो आपको कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 60 लाख। तो सोच रहे हैं कुछ अपने बारे में? सोच रहे हैं? नहीं तो बुढ़ापे के बाद भी परेशानी रहेगी रहेगी। फिर होता क्या है, बेटे की शादी ऐसी जगह करा दूंगा जहां से दहेज में कुछ चला है, फिर महिला उत्पीड़न का केस एंड ऑल दैट, वो सब चलने लग जाता है। चलो, डाइवर्सिफिकेशन भाई। चुलबुल पांडे हैं तो कहाँ जाएंगे? वेरी गुड। मक्खी सिंह पांडे हैं तो? मक्खी सिंह पांडे हैं तो? थोड़े चुलबुल हैं, थोड़े मक्खी सिंह है तो म्यूचुअल फंड। तो बीइंग रेपिटेशन, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने किया हुआ है। बस अब है काम स्टार्ट करना है आपको। अब है आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। ओके, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आई कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। तो कोई समस्या तो नहीं है आज के लेक्चर में? सब समझ में आ गया? चलिए, रिवीजन ही था खैर। दैट्स इट चिल्ड्रन।